कभी सोचा है ऐसी दुनिया कैसी होती जहां फिल्में नहीं थी? आज हम जो ज्यादातर फिल्में देखते हैं उनकी आत्मा, उनकी कहानी अक्सर एक उपन्यास में बसी होती है। तो हो सकता है कि कोई उपन्यास पढ़ा ना हो पर उसे पर्दे पर देखा जरूर होगा। तो चलिए आज इस हीरो की महागाथा को जानते हैं, एक ऐसी कहानी जो आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है। इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। चाहे वो हैरी पॉटर का जादुई संसार हो या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया, इन सबकी शुरुआत कागज के पन्नों से ही हुई थी। उपन्यास ही वो छिपा हुआ आर्किटेक्ट है जिसने आज के मनोरंजन की ये बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की हैं। हमारी इस महागाथा के 6 पड़ाव होंगे। हम समझेंगे कि उपन्यास आखिर है क्या, इसकी जड़ें कितनी पुरानी हैं और ये आज के दौर तक कैसे पहुंचा। चलिए पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब दुनिया तेजी से बदल रही थी, नए नए विचार सामने आ रहे थे और साहित्य एक नई चिंगारी की तलाश में था। ठीक इसी दौर में उपन्यास का जन्म हुआ। 18वीं सदी ने साहित्य को 2 नए तोहफे दिए। एक था सामयिक निबंध, मतलब समाज और राजनीति पर छोटे छोटे लेख। ये उस वक्त काफी पॉपुलर थे। लेकिन दूसरा तोहफा उपन्यास, वो एक धमाके जैसा था। उसने सिर्फ टिप्पणी नहीं की बल्कि पूरी की पूरी दुनिया बना दी और कहानी कहने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर ये उपन्यास है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक लंबी कहानी नहीं है, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो इंसानी अनुभव की गहराई दिखाता है और अपने समय की धड़कन को पकड़ता है। मतलब उस दौर की सोच, उसके जज्बात और उसकी सच्चाई। यही 3 चीजें, बौद्धिक, भावुक और यथार्थवादी, उपन्यास को इतना खास बनाती हैं। हर शब्द की अपनी एक कहानी होती है ना? तो इस नॉवेल शब्द की कहानी क्या है? आखिर ये नाम कहाँ से आया? चलिए पता करते हैं। इसका जवाब हमें इटली ले जाएगा। ये शब्द आया है इटालियन शब्द नोवेला से, जिसका मतलब होता है नया। और ये नाम बिल्कुल परफेक्ट था। उपन्यास उस समय के लिए कुछ बिल्कुल नया था। कहानी कहने का एक नया तरीका, दुनिया को देखने का एक नया नजरिया। तो भले ही उपन्यास 18वीं शताब्दी में नया था, पर इसकी जड़ें वो बहुत बहुत गहरी हैं, लगभग 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी। इसे एक तरह का साहित्यिक इवोल्यूशन समझ लीजिए। जैसे कोई पोकेमॉन धीरे धीरे इवॉल्व होता है, उपन्यास ने भी कई रूप बदले, तब जाकर वो बना जो आज हम जानते हैं। अगर हम उपन्यास के डीएनए को ट्रेस करें तो हम पहुंचते हैं प्राचीन ग्रीस में। 2री से 6ठी शताब्दी के यूनानी रोमांस ही इसके सबसे पुराने पूर्वज माने जाते हैं। ये आदर्श प्रेम और हैरत अंगीज कारनामों की कहानियां थीं। कह सकते हैं कि ये वो पहला बीज था जिससे उपन्यास का इतना विशाल पेड़ उगना था। हर हीरो को चमकने के लिए एक सही मंच, एक सही मौका चाहिए होता है। तो अब हम उस दौर की बात करेंगे जब इतिहास ने उपन्यास के लिए वो मंच तैयार किया। कुछ बड़े सामाजिक बदलावों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जहां उपन्यास सिर्फ एक साहित्यिक रूप नहीं रहा, बल्कि एक चैंपियन बनकर उभरा। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि उपन्यास की कहानी असल में कितनी ग्लोबल है। जहां यूरोप में डॉन क्विक्सॉट को पहला उपन्यास माना जाता है, वहीं दुनिया का सबसे पहला उपन्यास तो असल में 600 साल पहले जापान में एक महिला मुरासाकी शिकिबू ने लिखा था। ये मील के पत्थर दिखाते हैं कि 18वीं सदी में इंग्लैंड में जो विस्फोट हुआ, उसकी जमीन तो सदियों से तैयार हो रही थी। तो इस उपन्यास का सबसे बड़ा सुपर फैन कौन था? वो था नया नया उभरता हुआ मिडिल क्लास। व्यापारी, क्लर्क, शिक्षक, ये लोग राजा रानियों की काल्पनिक कहानियों से ऊब चुके थे। उन्हें अपनी जिंदगी का आईना चाहिए था। ऐसी कहानियां जो उनके संघर्ष, उनकी उम्मीदों और उनकी दुनिया को सच्चाई से दिखाएं। और इस आग में घी का काम किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने। फैक्ट्रियों और मशीनों ने लोगों को कुछ ऐसा दिया जो पहले कभी नहीं था, खाली समय। और इस खाली समय को भरने के लिए उनका सबसे बड़ा सहारा बना उपन्यास। ये उस दौर का नेटफ्लिक्स था जिसे लोग घंटों तक पढ़ते रहते थे। हर हीरो को कुछ गुरुओं की जरूरत होती है जो उसे रास्ता दिखाएं। उपन्यास के भी अपने गुरु थे, वो महान लेखक जिन्होंने इसे गढ़ा और संवारा। आइए मिलते हैं इस लीग ऑफ लेजेंड्स से। और हां, इन्हें याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक भी है। इन 7 दिग्गजों को याद रखने की ट्रिक बहुत आसान और मजेदार है। बस ये लाइन याद रखिए, चावल ना हो तो विल वेल, चा से चार्ल्स डिकेंस, वर्ल्ड से वॉल्टर स्कॉट, ना से नथानियल हॉथॉर्न, हो, अच्छा हो यहां साइलेंट है। फिर तो से टोबियास स्मोलेट,
विल से विल्की कॉलिंस और वेल से H.G. वेल्स। है ना कमाल की ट्रिक? और ये लीग सिर्फ पुरुषों की नहीं थी। कई महिला लेखकों ने उपन्यास की दुनिया में क्रांति ला दी। एन रैडक्लिफ ने हमें डरावनी कहानियों से रूबरू कराया। मैरी शेली ने तो फ्रैंकेनस्टीन के साथ एक पूरा नया जॉनर ही बना दिया, साइंस फिक्शन। और वर्जीनिया वुल्फ ने कहानी कहने के सारे नियम ही तोड़ दिए। ये सिर्फ लेखक नहीं थीं, ये गेम चेंजर थीं। अब रुख करते हैं भारत की ओर। भारत में अंग्रेजी उपन्यास की नींव रखी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास राजमोहन की पत्नी के साथ। लेकिन उनके बाद 3 लेखकों की एक तिकड़ी आई जिन्होंने भारतीय अंग्रेजी साहित्य को दुनिया के नक्शे पर ला दिया। इन्हें याद रखने का तरीका है अनार। ए से मुल्कराज आनंद, एन से आर के नारायण और आर से राजा राव। तो हमने इस हीरो की जन्म कहानी तो देख ली, पर इसके अंदर क्या है? चलिए अब इसकी एनाटॉमी को समझते हैं। आखिर वो कौन से जरूरी हिस्से हैं जो मिलकर एक महान उपन्यास बनाते हैं? किसी भी उपन्यास को बनाने के लिए इन 6 चीजों की जरूरत होती है। इसे ऐसे समझिए, थीम उपन्यास की आत्मा है, प्लॉट उसका कंकाल, चरित्र उसमें खून की तरह दौड़ते हैं और सेटिंग उसकी त्वचा है, संघर्ष उसकी धड़कन है और भाषा वो आवाज है जिससे वो हमसे बात करता है। ये सब मिलकर ही एक जिंदा कहानी बनाते हैं। अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमारा हीरो उपन्यास आज एक नहीं बल्कि हजारों रूप ले चुका है। चलिए देखते हैं कि आज के दौर में इसके कितने अलग-अलग और दिलचस्प चेहरे हैं। उपन्यास की दुनिया बहुत बड़ी है। यथार्थवादी उपन्यास असल जिंदगी की गलियों में ले जाते हैं। गॉथिक उपन्यास अंधेरे, डरावने किलों की सैर कराते हैं। और एक बहुत दिलचस्प जॉनर है बिल्डुंग्सरोमन। ये किसी किरदार के बड़े होने की कहानी होती है, जैसे हैरी पॉटर, जहां हम उसे एक बच्चे से हीरो बनते हुए देखते हैं। और एक बहुत ही अनोखी शैली है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये किसी किरदार के दिमाग के अंदर ले जाती है, जहां उसके विचारों और भावनाओं को बिना किसी फिल्टर के महसूस किया जा सकता है। याद है हमने वर्जीनिया वुल्फ की बात की थी? वही इस क्रांतिकारी शैली की जनक थी। तो ये थी इस नायक की पूरी महागाथा। 2000 से भी ज्यादा सालों का सफर, प्राचीन ग्रीस के पहले बीज से लेकर आज के डिजिटल दौर तक। वाकई ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है। उपन्यास ने एक समय में मध्यम वर्ग को अपनी आवाज दी थी, उनकी कहानियों को दुनिया के सामने रखा था। ये हमें याद दिलाता है कि कहानियों में कितनी ताकत होती है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, 21वीं सदी में वो कौन सी आवाजें हैं, वो कौन सी कहानियां हैं जिन्हें सुना जाना अभी बाकी है?